सो हेलो गाइस, तो इस सीरीज में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। आप लोग भूल जाते हो इसलिए बताना पड़ रहा है। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहां पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। ये 24वां अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन था और इसमें चीफ गेस्ट रहे थे मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मेयर सिरिल एड्डी। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। और हर साल हम भारत में ये धनतेरस के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 2023 में हमने ये 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया था। कब? 10 नवंबर को। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म विकसित की थी? तो आंसर होगा पूसा 2090। तो याद रखना पूसा 2090, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के द्वारा तैयार किया गया था। ये कम अवधि में कम समय में अधिक उपज देने वाली धान की किस्म है और ये रिप्लेस करेगी पूसा 44 किस्म को, क्योंकि उसकी तुलना में ये 120 से 125 दिनों में परिपक्व यानी कि पक जाती है, जबकि पूसा 44 परिपक्व होने में 155 से लेके 160 दिन लेती है। तो इससे फायदा क्या होगा? किसानों को अपनी अगली गेहूं की फसल के लिए जो अपने खेत तैयार करने होते हैं उसके लिए लगभग 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिससे पराली जलाने की उनको जरूरत कम हो जाएगी। तो पराली जलाएंगे नहीं तो पॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिंपल सा याद रखना, पूसा 2090 पूछे क्या है? धान की किस्म है। किसने तैयार किया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने। और कारण मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है इसका कारण। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने किया था। और ये जो नवनिर्मित कैफे है ये पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसे अक्टूबर महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा रचिन रविंद्र को। तो अक्टूबर महीने की हम बात कर रहे हैं ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ये न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को चुना गया था। महिलाओं में बात करोगे तो वेस्ट इंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज को चुना गया था। ICC का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट CEO का नाम क्या है? तो आंसर होगा मीका। तो पोलैंड की एक कंपनी है डिक्टाडोर, उसने मीका नाम से एक दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट को अपनी कंपनी में रखा है एज अ CEO। और इसे किसने बनाया है? इस रोबोट को हैंसन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने बनाया है। और आपको बता दूं, हैंसन रोबोटिक्स ये वही कंपनी है जिसने एक लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट, आपने सुना होगा नाम सोफिया, उसको भी बनाया था। तो अभी इस प्रश्न में याद रखना, दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट CEO का नाम है मीका। फिर आपसे पूछ रहे हैं, पहले चंद्र मिशन का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का भी निधन हो गया, नाम बताओ। फ्रैंक बोर्मन उनका नाम है। ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, फ्रैंक बोर्मन इनका नाम था। और उन्होंने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाले पहले मानव युक्त मिशन का नेतृत्व करके इतिहास रचा था। और उस मिशन का नाम क्या था? अपोलो 8 उसका नाम था, जो लॉन्च हुआ था 21 दिसंबर 1968 को। तो फ्रैंक बोर्मन नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। हर साल 11 नवंबर को हम भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को ये दिन मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो ये भी याद रखना 1992 में मिला था मरणोपरांत इनको। और वैसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या रही इस बार की? एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। वैसे आपको एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी याद होगा। भैया तो नेशनल एजुकेशन डे हो गया, एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो 24 जनवरी को होता है। अब आप कहोगे 24 जनवरी को तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। फिर आप पूछोगे कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? वो 11 अक्टूबर को होता है। और शिक्षा की बात हुई है तो छात्रों का भी नाम आएगा, यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे वो मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती को, यानी कि 15 अक्टूबर। तो वो भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया था? ये बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है, आपको पता ही है। बोंगो सागर एक्सरसाइज 2023 में हुआ था, ये अभी नवंबर की ही बात है। ये इसका चौथा संस्करण था। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इतना सा ध्यान रखना। और बांग्लादेश के साथ और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? संप्रीति नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और वैसे यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, अभी 5वीं बार फिर से यहाँ के प्रधानमंत्री वो बन गई हैं। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अभी बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम क्या है? बाकी कैपिटल तो यहाँ की ढाका है, करेंसी टका है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अभी किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर होगा सुदर्शन।
तो एक्चुअली में भारतीय वायुसेना का जो S-400 ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शन नाम दिया गया है। आपको पता ही होगा भारत ने ये S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इसे किस देश से खरीदा था? रशिया से खरीदा था। ये मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखता है। तो नाम याद रखना, अच्छा प्रश्न है। चलो फिर बताओ, अभी किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला? तो ये रेलवे स्टेशन आपको मिलेंगे असम में। और ये दर्जा कौन देता है ईट राइट स्टेशन का? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जिस भी स्टेशन को ये दर्जा मिल जाता है, मतलब वहां पे जो खाद्य सामग्री है वो खाने योग्य है, काफी हाइजेनिक है, क्वालिटी वाला फूड है। और फसाई की बात करें, स्थापना होती है 2008 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और CEO है गंजी कमलावी राव। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का भी 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, कहाँ पे? कोपेनहेगन में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का भी ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ये हर 3 साल में होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये हुआ कहाँ पे? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में हुआ। थीम रही यातना और अन्य दुर्व्यवहार। और भारत की ओर से हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे, तो याद रखना 10 दिसंबर को। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। इंडस एक्स मतलब हो गया IND मतलब इंडिया और US मतलब अमेरिका। तो इंडिया और अमेरिका के बीच ये एक निवेशक बैठक है, पहली बार ये हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न कहाँ पे हुई, तो नई दिल्ली में हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए, यानी कि डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम का विकास करने के लिए इसका आयोजन हुआ। तो सिंपल सा याद रखना बस, कहाँ पे हुआ और किन के बीच हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य ने अबुआ बेर दिशोम अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा झारखंड। तो उन्होंने ये अबुआ बेर दिशोम नाम से एक अभियान शुरू किया है। और किस लिए किया गया ये अभियान शुरू? तो वनों पर निर्भर जो आदिवासी हैं उनको वनाधिकार पट्टा देने के लिए इसको शुरू किया गया, ये याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाते हैं ये। और थीम क्या है? हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोकें। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में अभी किस गीत को नॉमिनेट किया गया था? तो आंसर होगा एबंडेंस इन मिलेट। तो ग्रैमी अवार्ड ये जानते हो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में भारत के एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को नॉमिनेट किया गया था। और ये प्रश्न आपको मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इस गाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। नरेंद्र मोदी के साथ फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने इनको मिलकर के लिखा है। और ग्रैमी अवार्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसी राजनेता को ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। और इस एबंडेंस इन मिलेट्स गाने में मिलेट्स फूड यानी कि बाजरे की खेती और अनाज की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। वैसे आप जानते ही हो 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वो पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो पुरुषों में बात करोगे तो पंडित रविशंकर थे, 1968 में मिला था। और महिलाओं में बात करोगे तो तन्वी शाह को मिला था 2010 में। अभी लेटेस्ट 2023 में आपको याद होगा 65th नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे उसमें एक भारतीय थे रिकी केज, उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था और तीसरी बार मिला था उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। और ये रिकी केज का नाम अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, ये भी याद रखना। वैसे मोदी जी से याद आएगा, अभी इन्होंने नवरात्रि में एक सॉन्ग भी लॉन्च किया था जिसका नाम था गरबा गीत था, ये एक गरबो उसका नाम था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी वर्ल्ड काइंडनेस डे विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 नवंबर को। और इसकी थीम क्या है? जहां भी संभव हो दयालु बने। सिर्फ इतना सा याद रखें आप। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, अपने पूर्व प्रधानमंत्री को नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा डेविड कैमरन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में ऋषि सुनक हैं। अभी उन्होंने ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया। वैसे ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे ब्रिटेन के डेविड कैमरन? 2010 से 2016 तक। और ये डेनिस फ्रांसिस का नाम भी याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष थे ये। एक बार एग्जाम में पूछा गया था किस देश से बिलोंग करते हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और ये प्रश्न हमने पढ़ा भी था। और जिम स्केया ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष बने थे, ये भी यूके से हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी 33वें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर होगा भारत ने। भारत ने इसको होस्ट किया, इसलिए प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। भारत ने भी कहां पे होस्ट किया? नई दिल्ली में।
और इस बार इसका 33वां संस्करण था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये अच्छा प्रश्न भी है, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग को। एक्चुअली में अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा की गई जिसमें 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया और इन 3 में से 2 पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं। एक तो वीरेंद्र सहवाग मैंने आपको बता दिया, और एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है जिनका नाम है डायना एडुल्जी, और तीसरे खिलाड़ी श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के, जिनका नाम है अरविंदा डे सिल्वा। और ये डायना एडुल्जी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि वे हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। वैसे तो इंडिया से अभी तक 9 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है, लेकिन महिलाओं में ये एक ही है, भारतीय महिलाओं में, बाकी सारे पुरुष हैं। तो वैसे अब बात करें कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में टोटल कितने खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं, वैसे तो टोटल पूरे विश्व भर में 112 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं, जिसमें से 110वें नंबर के डे सिल्वा हैं, 111वें एडुल्जी हैं और 112वें वीरेंद्र सहवाग हैं। वैसे भी आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन भी कर दिया था। और ये भी अच्छा प्रश्न है, अभी हाल ही में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भी सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। और इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसमें किसानों को ये तय करने का अधिकार दिया जाएगा कि उन्हें उनकी फसल को कब बेचना है, वरना क्या होता है व्यापारियों के द्वारा किसानों पे एक फोर्स लगाया जाता है, मजबूर किया जाता है कि भैया फसल होती बेच दो आप। तो अब फसल के बाद किसानों को कम से कम 3 महीने तक अपनी फसल को रखने की अनुमति मिलेगी। वो अपनी फसलों को वेयर हाउसेज में रख सकेंगे और उसके लिए उन्हें वहाँ पे जो स्टोर करेंगे अपनी फसल को, उसके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। आराम से आप 3 महीने तक अपनी फसल को स्टोर करके रख सकते हो और आराम से अपना जब भी भाव आपको सही लगता है आप बेच सकते हो। तो सिंपल सा याद रखें, इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। वैसे आप जानते हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है, जो कब शुरू हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को, जिसमें हर साल किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात का जवाब दें, क्या आपको ये रिवीजन वाली क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या, या क्या दिक्कत आ गई है? शुरू में तो आप लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल वाला वीडियो मैंने देखा और मैं लगभग अभी जब से भी हमने स्टार्ट किया है मैं आपको मॉर्निंग में 4 बजे ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर भी कल वाला वीडियो में आप देखें बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं रहा है आप लोगों का, भाई ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम भी मैं लेकर के चलूँ कि चलो पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स ये रिवीजन वाली क्लास देखेंगे, सारे नहीं देखते होंगे, तो कम से कम 5-6 हज़ार व्यूज़ तो हम लेकर के चल सकते हैं 12 घंटे में। लेकिन कल वाले वीडियो पे रेस्पॉन्स नहीं रहा। देखो अगर ऐसा रेस्पॉन्स नहीं रहेगा तो फिर मुझे भी कंटिन्यू करने में मेहनत करनी पड़ती है इसको, मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार एक ही बात को बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। या फिर हम एक काम करेंगे, जब तक हम एक लिमिटेड टारगेट को पूरा नहीं कर लेते फिर नया वीडियो नहीं बनाएंगे, या फिर ठीक है ऐसा ही कर दें, जैसे आज मैंने वीडियो अपलोड किया 12 घंटे तक अगर इसमें 6,000 व्यूज़ आ जाते हैं तो कल नया वीडियो अपलोड कर देंगे, वरना फिर परसों करेंगे। मैं भी क्या करूँ आप ही बताओ, मैं मजबूर हूँ, मैं भी कैसे कैसे समय निकाल करके ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेरी परिस्थिति भी समझें आप। तो कम से कम जो रेगुलर स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं तो आप लोग तो ज़रूर देखा करें वीडियो, या एक काम करा करो आप लोग जो रेगुलर हो, मॉर्निंग में वीडियो आते ही वीडियो चला करके रख दो। आपको वीडियो नहीं देखना कि हाँ भाई दिन को देखूंगा शाम को देखूंगा, अरे चला करके साइड में रख दो, बिल्कुल कम वॉल्यूम करके वीडियो चलता रहेगा, तो कम से कम वीडियो का रेस्पॉन्स तो मिलेगा। तो इतना तो काम आप कर ही सकते। मुझे ये भी पता है आप लोग वीडियो को सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि इससे आपको हेल्प होती है, तो आप भी नहीं चाहोगे कि ये डिसकंटिन्यू हो या रुके, इसे आप लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे। अब एक छोटा सा काम ये भी करके देख लो, आज से आप सभी लोग जो कम से कम ये वीडियोस देखते हैं, मॉर्निंग में जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, अगर आप जग जाते हैं या जितनी बजे भी आप जागते हैं, 6 बजे 7 बजे 4 बजे, इस वीडियो को चला करके रख दो। अगर आपको नहीं देखना वीडियो, चला करके मिनिमम वॉल्यूम करके रख दो साइड में, तो कम से कम वीडियो को रेस्पॉन्स तो मिल जाएगा हमारे। अगर आपको मेरी बात ये वाली ठीक लगी है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर जब भी आपको बाद में समय मिलता है आप देख लो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या होता है ना, ऐसे ही काम करता है। जब वीडियो अपलोड होता है तो वीडियो अपलोड होते ही अगर बहुत सारा उसमें ट्रैफिक आ जाता है, यानी कि व्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर उसको वो रैंक करना चालू कर देता है। और ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो को चलाया और बंद कर दिया फिर वो व्यूज़ काउंट नहीं होगा। कम से कम वीडियो अगर 10 मिनट का है तो आप पूरा वीडियो देखें तो ही वो पॉजिटिव व्यू काउंट होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं हाँ कि आप मेरी बात से सहमत हैं और आप मॉर्निंग में ये इतना सा काम तो कर ही सकते हैं। इंतजार करूंगा मैं आपके कमेंट्स का, देखते हैं कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं या इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी किसने 2023 का बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? तो आंसर होगा कनाडा। पहला प्रश्न तो यही आ जाएगा, बिली जीन किंग कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है और आपको याद हो तो पहले इसे फेड कप के नाम से जाना जाता था
और इसी तरह से डेविस कप भी आपको जरूर याद रखना है, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में अभी डेविस कप का खिताब किसने जीता, किसे हरा करके जीता। बाकी बिली जीन किंग कप की हमने बात करी है, तो इसको कनाडा ने जीता है, और इसमें कनाडा ने किसे हराया या उप विजेता कौन रहा, तो इटली रहा। ये कहाँ पे खेला गया था, तो स्पेन में खेला गया था। और स्पेन से ही आपको याद आएगा अभी सुदीरमन कप जो हुए 2023 में, वो तो चाइना में हुए थे, उसको चाइना ने ही जीता था साउथ कोरिया को हरा करके। लेकिन 2025 वाला सुदीरमन कप ये स्पेन में होगा। अब इसका भी उत्तर आप दो, सुदीरमन कप का संबंध किससे है। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, टेनिस से है या बैडमिंटन से है, बताओ आप। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में सिडबी और जोकाटा ने मिलकर के एमएसएमई इंडेक्स को लॉन्च किया, उसका नाम क्या रखा, तो उसका नाम रखा है संपूर्ण। तो अभी सिडबी ने जोकाटा के साथ मिलकर के एक एमएसएमई इंडेक्स को लॉन्च किया जिसका नाम संपूर्ण रखा इन्होंने। अब ये जोकाटा क्या है भाई, ये एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑनलाइन उधार देती है ये कंपनी। और सिडबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1990 में, हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और इसके सीएमडी एस रमन है। एमएसएमई की बात आई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फुल फॉर्म होती है, और इसके मंत्री नारायण रणे हैं। एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण रणे। और एमएसएमई डे भी होता है, वो हम 27 जून को मनाते हैं, ये भी याद रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 ये इस बार इसका 42 नंबर का संस्करण था, जो कि हुआ था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और थीम क्या थी, वसुदेव कुटुंबकम, जो कि हमारे G20 की भी थीम थी, आपको याद होगा। 2023 में G20 की अध्यक्षता हमने की थी, और इसमें जो पार्टनर स्टेट्स थे वो बिहार और केरल था, जबकि फोकस स्टेट दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी था। तो आज के लिए बस, थैंक यू आप सभी का।